हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की इस वीडियो में टॉप 100 पॉलिटी क्वेश्चंस को आज हम कवर करेंगे। ये सेट 1 रहेगा टॉप 100 पॉलिटी क्वेश्चंस का। इस वीडियो में हम टोटल 100 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। ये वीडियो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आपको ई बुक बाय करनी हो तो हमारी वेबसाइट रहेगी ravibookspdf.com के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, वहां से आप ई बुक्स को डायरेक्टली बाय कर सकेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी शेड्यूल्स वर देयर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 शेड्यूल्स। ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो हमारा स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उस टाइम पे 8 शेड्यूल्स थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर प्रेजेंट टाइम की बात करी जाए कि इंडिया में प्रेजेंट टाइम में कितने शेड्यूल्स हैं, तो प्रेजेंट टाइम में टोटल डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 12 शेड्यूल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब 4 शेड्यूल्स को और ऐड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के थ्रू। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हाउ मैनी आर्टिकल्स एंड हाउ मैनी शेड्यूल्स वर देयर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। मूल संविधान में कुल कितनी अनुच्छेद और कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अनुसूचियां जो थी, जो शेड्यूल्स थे, वो भी हमने पीछे कवर करे थे। तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस तो आपके ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए। ऑप्शन ए और सी में से आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग में 395 आर्टिकल्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और 8 शेड्यूल्स थे। Which part of the Indian Constitution is called the soul of the Constitution? भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रेफरेंस। जो प्रियम्बल होता है उसको प्रेफरेंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। तो अगर यहाँ पे आपको प्रियम्बल मिलता तो प्रियम्बल आपका करेक्ट आंसर हो जाता। प्रीफेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर प्रियम्बल को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाता कि हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम किसको बोलते हैं, तो वो रहेगा आर्टिकल 32। और ये किसके द्वारा कहा गया था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा ये कहा गया था। By which amendment the preamble of the Indian Constitution was amended? तो किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में जो संशोधन है वो किया गया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें अगर आप बात करी जाए कि प्रियम्बल में किस चीज को ऐड किया गया था, तो 3 वर्ड्स रहेंगे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। इन 3 वर्ड्स को ऐड किया गया था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू। आपसे ईयर भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको 1976 ईयर भी याद रखना है। व्हाट टाइप ऑफ सिटीजनशिप डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड? भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंगल सिटीजनशिप। मतलब अगर आप इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इंडिया के सिटीजन हैं तो आप किसी और कंट्री के सिटीजन नहीं बन सकते। अगर आप किसी और कंट्री के सिटीजन बनना चाहते हैं तो आपको इंडिया की जो नागरिकता है, जो इंडिया की सिटीजनशिप है, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आप इंडिया के हैं तो आप और किसी कंट्री के सिटीजन नहीं बन सकते, सिटीजनशिप नहीं पा सकते। ये आपका क्या रहेगा? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सिंगल सिटीजनशिप रहेगी इंडिया की। फ्रॉम विच कंट्री द प्रोविजन ऑफ सिंगल सिटीजनशिप हैज बीन टेकन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का जो प्रावधान है, ये हमने कौन से देश से लिया है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, जिसको ब्रिटेन भी बोला जाता है। तो यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया है सिंगल सिटीजनशिप को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अनटचेबिलिटी हैज बीन एबोलिश्ड? तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो हमारा एक अस्पृश्यता होती है उसका उन्मूलन किया गया है? तो इसमें आर्टिकल 17 हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच आर्टिकल इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डील्स विद द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ से संबंधित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा
आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 में हमारा क्या आता है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, जो कि एक पार्ट रहेगा किसका, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारे पार्ट 4 में आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। कौन से आर्टिकल, आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक, और जो लास्ट आर्टिकल है आर्टिकल 51 रहेगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का। हाउ कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। भारत के राष्ट्रपति को जो उनका कार्यक्रम होता है, कार्यालय होता है, उससे उसकी समाप्ति से पहले ही उनको जो क्या किया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है। तो वो हमारा किसके द्वारा, तो इसमें ऑप्शन जो हमारा ए रहेगा, कौन सा प्रोसेस है, इम्पीचमेंट प्रोसेस। एक प्रोसेस होता है इम्पीचमेंट हटाने का, एक प्रावधान होता है, प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट को। और ये कौन से आर्टिकल के अंडर आता है, तो आर्टिकल 61 के अंडर आता है, इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट। हु हैज द राइट टू रिमूव द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम हिज पोस्ट। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की जो आधिकारिक अधिकार है वो किसके पास है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है किसको हटाने की, प्रेसिडेंट को हटाने की। और पार्लियामेंट का ही एक पार्ट होता है कौन, प्रेसिडेंट भी। आप सबको पता होगा कि पार्लियामेंट के 3 पार्ट्स होते हैं, 3 चीजों से बनके पार्लियामेंट बना होता है। किन 3 चीजों से, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ये 3 मिलके क्या बनाते हैं, पार्लियामेंट को फॉर्म करते हैं। आपको ये चीजें याद रखनी है, जो 2 हाउसेज होते हैं वो कौन से हैं पार्लियामेंट के, लोकसभा और राज्यसभा, जिसको अपर हाउस और लोअर हाउस भी बोला जाता है। Under Article 61, the impeachment of the President can be initiated by which house of the Parliament? तो आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो अनुच्छेद 61 है हमारा 61 अनुच्छेद है, उसमें कौन सा हाउस, अभी हमने आपको बताया लोअर हाउस और अपर हाउस, उन दोनों में से कौन सा हाउस रहेगा जो कि इनिशिएट करता है इम्पीचमेंट प्रोसेस को प्रेसिडेंट की। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बाय ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। कोई भी हाउस, लोकसभा भी आपका जो इनिशिएट कर सकता है प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के प्रोसेस को, या फिर राज्यसभा भी कर सकता है, लेकिन दोनों में कंपलसरी होता है पास होना। उस चीज को आप ध्यान रखें, दोनों क्वेश्चन में फर्क है। आपसे यहाँ पे इनिशिएट का पूछा जा रहा है, तो इनिशिएट कोई सा भी हाउस कर सकता है। हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट। आपने सुना होगा कि वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, मतलब चेयरमैन होते हैं, सभापति होते हैं राज्यसभा के। प्रेजेंट टाइम में वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो वो हो जाएंगे जगदीप धनखड़, मतलब जगदीप धनखड़ चेयरमैन है राज्यसभा के। टू whom डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस हिज रेजिग्नेशन। भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर वाइस प्रेसिडेंट हो जाएंगे। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अपना रेजिग्नेशन किसको एड्रेस करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को। अगर वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देना हो तो वो किसको एड्रेस करेंगे, तो वो करेंगे प्रेसिडेंट को। प्राइम मिनिस्टर किसको करेंगे, प्रेसिडेंट को। बाकी जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं, हेड्स होते हैं, जैसे हमारे लोकसभा स्पीकर हो गए, अटॉर्नी जनरल हो गए, कॉम्प्ट्रोलर, ऑडिटर जनरल हो गए, लोकसभा के स्पीकर हो गए, ये जितने भी हमारे हेड्स होते हैं सभी अपना जो रेजिग्नेशन होता है उसको किसको एड्रेस करते हैं, तो वो प्रेसिडेंट को एड्रेस करते हैं। इस चीज को आप जरूर ध्यान रखें। हु इज द हेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं, हेड होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। What should be the minimum age to become the प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम एज जो रिक्वायरमेंट होती है प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए वो होती है 25 ईयर्स की। तो 25 ईयर्स की क्यों होती है, क्योंकि जो हमारे दोनों हाउसेज होते हैं लोकसभा या फिर राज्यसभा, उनका मेंबर होना चाहिए आपको प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट होती है 25 ईयर्स की। तो अगर आप किसी भी हमारी जो पार्लियामेंट है उसके किसी भी हाउस के अगर आप मेंबर हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी पड़ेगी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। तो इसलिए आप लोकसभा के मेंबर पहले बनेंगे, 25 ईयर्स पूरे करने के बाद तो आप प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए लड़ सकते हैं। इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ड कैबिनेट हैज बीन यूज्ड। तो संविधान जो हमारा रहेगा उसमें कौन सा अनुच्छेद है जिसमें मंत्रिमंडल जो शब्द है इसका प्रयोग किया गया है, तो इसमें आर्टिकल 352 का जो 3rd क्लॉज रहेगा उसमें हम देखेंगे किस चीज को, कैबिनेट वर्ड को।
हु इज द सुप्रीम लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। तो आप सबको पता है ये क्वेश्चन हमने पीछे भी कवर किया था, हमने जो आपको पीछे वीडियोस प्रोवाइड कराई थी टॉप 30 क्वेश्चंस की। तो जो सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होता है इंडिया का वो कौन होता है, तो उसको बोला जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मनी बिल हैज बीन डिफाइंड, तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो धन विधेयक होता है उसकी परिभाषा की गई है। तो इसमें हमारा आर्टिकल 110 करेक्ट आंसर हो जाएगा, और यह क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में बहुत बार पूछा भी जाता है। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लोकसभा, लोकसभा में जो सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है वो कितनी हो सकती है, मतलब मैक्सिमम सीट्स कितनी है लोकसभा में, तो वो हमारी 552 हो जाएंगी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता कि प्रेजेंट टाइम में ऑक्यूपाइड सीट्स कितनी है लोकसभा की, तो उसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता। 545 प्रेजेंट टाइम में ऑक्यूपाइड सीट्स हैं हमारे लोकसभा की। व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। जो भी हमने प्राइम मिनिस्टर वाला क्वेश्चन कवर किया था उसमें हमने देखा था कि लोकसभा मेंबर के लिए 25 ईयर्स होती है और राज्यसभा मेंबर के लिए 30 ईयर्स की मिनिमम एज रिक्वायरमेंट होती है। द स्पीकर ऑफ विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज नॉट इट्स मेंबर, तो जो संसद होता है उसके किस सदन का जो अध्यक्ष होता है उसका सदस्य नहीं होता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यसभा। जो राज्यसभा के स्पीकर होते हैं वो हाउस जो होता है पार्लियामेंट का उसके मेंबर नहीं होते हैं। व्हाट इज द मिनिमम एज फिक्स्ड फॉर अ पर्सन टू बी इलेक्टेड इन द लोकसभा इलेक्शन, तो ये क्वेश्चन तो अभी हमने पीछे ही कवर किया था कि मिनिमम एज रिक्वायरमेंट 25 ईयर्स की होती है लोकसभा का मेंबर बनने के लिए, राज्यसभा के लिए होती है 30 ईयर्स की। और बाकी जो होते हैं जैसे आपका प्रेसिडेंट हो गए, गवर्नर्स हो गए, इनके लिए 35 ईयर्स की मिनिमम एज रिक्वायरमेंट होती है। बाकी पंचायत इलेक्शंस हो गए उनके लिए आपकी 21 ईयर्स की होती है। व्हाट इज द प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा, तो लोकसभा की वर्तमान में जो सदस्य संख्या है वो कितनी है, तो वो हो जाएगी आपकी 545। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच कंट्री हैज द 0R इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपने सुना होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ही रहता है हमारा। 0R का टाइम चल रहा है तो वो आपका क्या होता है, इंडिया से रिलेटेड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उससे रिलेटेड हो जाएगा आपका 0R। व्हाट इज द फर्स्ट आर ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस कॉल्ड, तो सदन की कार्रवाई की जो प्रथम घंटा होता है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको हम क्वेश्चन आर के नाम से जानते हैं, जिसमें जो अलग अलग पार्टीज हैं हमारी, अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव आपके प्रेजेंट होते हैं, लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो क्वेश्चन आर्स होता है, उसमें क्वेश्चन पुट कर सकते हैं प्रेजेंट टाइम की गवर्नमेंट से रिलेटेड। बाय हुम आर दी जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो इसमें प्रेसिडेंट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी बड़े ऑफिशियल्स होते हैं वो सब आपके कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, चाहे वो लोकसभा के स्पीकर हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, और बाकी आपके प्राइम मिनिस्टर हो गए, गवर्नर्स हो गए सारी स्टेट्स के, अटॉर्नी जनरल हो गए, कॉम्प्ट्रोलर, ऑडिटर जनरल हो गए, इन सबको कौन अपॉइंट करता है, तो इनको सबको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। हु वॉज इलेक्टेड द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो भारत के जो पहले प्रेसिडेंट थे वही आपके क्या थे, इलेक्ट किए गए थे परमानेंट प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो पहले प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाउ मेनी सेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ था उसके टाइम पे आपके कितने जो अधिवेशन हुए थे, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 सेशन हुए थे किसके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेकिंग के टाइम पे, किसके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। हु वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो भारतीय संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार होते हैं वो कौन होते हैं, तो वो हमारे आंसर हो जाएगा इसमें, वो थे सर BN राव, कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइजर, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे वो थे ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। व्हेन वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड, भारत का जो संविधान है उसको कब स्वीकार किया गया था, तो इसको आप सबको पता होगा 26 नवंबर 1949 को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसको अडॉप्ट किया गया था। The idea of fundamental duty in the Indian Constitution has been taken from the Constitution of which country? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार
किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया। रशिया या फिर यूएसएसआर, कुछ भी आपको मिल सकता है। तो जो रशिया देश रहेगा वहां से हमने किस चीज को बोरो किया है? फंडामेंटल ड्यूटीज को। अगर आपसे पूछा जाए कि फंडामेंटल ड्यूटीज प्रेजेंट टाइम में कितनी है, तो प्रेजेंट टाइम में टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज रहेंगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से आर्टिकल के अंडर आती हैं? तो आर्टिकल 51A के अंडर आती हैं हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज, जिनको हमने कहां से? यूएसएसआर यानी कि रशिया से बोरो किया है। स्टार्टिंग में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद जो 11th, जो हमारी लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी है प्रेजेंट टाइम के हिसाब से, उसको कब ऐड किया गया? तो उसको 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के थ्रू ऐड किया गया था। आपसे ईयर भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अगर इसी तरीके से हम फंडामेंटल राइट्स की बात कर लें, तो फंडामेंटल राइट्स को हमने कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है? तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए या फिर अमेरिका से हमने बोरो किया है फंडामेंटल राइट्स को। फंडामेंटल राइट्स के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम आगे भी कवर करेंगे, तो इसलिए फुल डिटेल को हम यहाँ पे कवर नहीं कर रहे। अगला क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? तो भारत में जो न्यायिक पुनरावलोकन है उसकी जो संकल्पना है वो हमने कहां से ली है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो जाएगा। तो जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है उसको हमने यूएसए से ही बोरो किया है। साथ ही साथ जो भी हमने पीछे कवर किया, फंडामेंटल राइट्स को भी हमने कहां से बोरो किया है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ही। The emergency provision included in the Constitution of India is inspired by the Constitution of which country? तो यहां पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जो हमारा आपातकालीन उपबंध है, मतलब जो इमरजेंसी का प्रोविजन है, उसको हमने कौन सी कंट्री से बोरो किया है? किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर जर्मनी हो जाएगा, जहां से हमने इमरजेंसी को लिया है। आप सबको पता होगा कि इमरजेंसी जो होती है वो 3 टाइप की होती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, स्टेट इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। आपसे पूछी भी जाती हैं। द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? अभी हमने कवर किया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि जो हमारे मूल कर्तव्य हैं उनको हमने कौन से देश से लिया है, इंस्पायर है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर रशिया यानी कि यूएसएसआर हो जाएगा। What type of governance system has been provided in the Indian Constitution? तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस टाइप का गवर्नेंस सिस्टम प्रोवाइड करता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट्री गवर्नेंस सिस्टम, मतलब पार्लियामेंट जो रहेगा हमारा उसके बेसिस पे गवर्न किया जाएगा इंडिया के अंदर। ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। Who called the directive principle and fundamental rights as the soul of the constitution? तो किसके द्वारा कहा गया था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो रहेंगे हमारे और जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे वो सोल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्रीनविल ऑस्टिन के द्वारा इसको कहा गया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा था? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को बोला था हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया विल बी, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा, तो क्या होगा? यूनियन ऑफ स्टेट। क्या है भारत? एक यूनियन है, स्टेट से मिलकर बना हुआ एक देश आपका हो जाएगा, जिसमें कितनी काफी सारी हमारी स्टेट्स आती हैं। विच स्टेट वॉज फर्स्ट फॉर्म्ड इन इंडिया ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस? तो भाषा के आधार पर भारत में जो सबसे पहले कौन सा राज्य रहेगा जिसका गठन हुआ? तो आप सबको पता है आंध्र प्रदेश हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश जो हमारी स्टेट रहेगी ये लैंग्वेज के बेसिस पे इस स्टेट को फॉर्म किया गया था। इंडियन सिटीजनशिप विल बी टर्मिनेटेड आफ्टर स्टेइंग आउटसाइड इंडिया कंटिन्यूअसली फॉर हाउ मेनी ईयर्स? तो भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय जो नागरिकता है वो समाप्त कर दी जाती है? तो इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 ईयर्स। अगर आप किसी और कंट्री में जाके 7 साल लगातार रहेंगे और आप इंडिया वापस नहीं आ रहे हैं तो आपका क्या होगा? आपकी जो सिटीजनशिप रहेगी इंडिया की वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपको दूसरी जो कंट्री है वहां की भी सिटीजनशिप मिल जाएगी। और इंडिया में क्या रहेगा? इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का प्रोसेस होता है, प्रावधान होता है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ? तो राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ कौन से आर्टिकल के अंडर आता है हमारा? तो आर्टिकल 14 इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा एक फंडामेंटल राइट का ही पार्ट रहेगा।
इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हैज बीन प्रोवाइडेड। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो इसमें ऑप्शन जो रहेगा हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 19 जो हमारा रहेगा। हु इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स? तो जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं उनकी संरक्षक कौन होता है? तो वो होता है हमारा जुडिशरी। जो जुडिशियल होता है हमारा मतलब जो हमारे सुप्रीम कोर्ट हो गए, हमारे हाई कोर्ट्स हो गए, जो जुडिशरी जितने भी हमारे रहेंगे वो सब क्या होते हैं? गार्जियन होते हैं फंडामेंटल राइट्स के। जैसे चीफ जस्टिस हो गए, जजेस हो गए हमारे, ये सब क्या हो जाएंगे? गार्जियन है फंडामेंटल राइट्स की। विच पेटिशन कैन बी फाइल्ड फॉर द राइट टू पर्सनल लिबर्टी? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जाती है? तो इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, हैबिस कॉर्पस, जिसको रिट्स भी बोला जाता है। 5 तरीके की हमारी रिट्स होती हैं। यहाँ पे आप 4 देख सकते हैं, जिसमें से जो हेबिस कॉर्पस रहेगी ये पर्सनल लिबर्टी के लिए, जो हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है उसके लिए फाइल की जाती है। कहाँ पे? आप हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर दी फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड? तो भारतीय संविधान के किस भाग में जो मौलिक कर्तव्य हैं उनका उल्लेख किया गया है? तो इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पार्ट 4A में। जो फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारी पार्ट 4A में आती हैं। पार्ट 4 में क्या आते हैं? हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और पार्ट 4A में क्या आता है? हमारा आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51A रहेगा जो कि हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी होती हैं। Who settles the dispute arising in the election of the president of India? तो भारत के जो राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, अगर उसमें कुछ विवाद उत्पन्न होता है तो उसको निपटाता कौन है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। Which article of the Indian Constitution determines the eligibility for re-election of the office of the president? तो कौन सा आर्टिकल है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें जो एलिजिबिलिटी होती है री इलेक्शन, दोबारा इलेक्शन अगर किया जाएगा प्रेसिडेंट का ऑफिस का, तो उसके जो एलिजिबिलिटी है वो कौन से आर्टिकल में बताई गई है? तो आर्टिकल 57 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु हैज द राइट टू रिमूव द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम हिज पोस्ट? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर प्रेसिडेंट हो जाएगा। प्रेसिडेंट के पास पावर होती है जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनको हटाने का। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज कितनी होती है? तो 65 ईयर्स रिटायरमेंट एज होती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। यहीं पे अगर आपसे हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज पूछी जाती तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है 62 ईयर्स। जॉइंट सेशन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा इज कॉल्ड बाय होम? तो लोकसभा और राज्यसभा का जो संयुक्त अधिवेशन होता है वो किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर प्रेसिडेंट हो जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा मतलब जो जॉइंट सेशन होता है, जिसको जॉइंट सेशन बोलते हैं हम, ये किसके द्वारा बुलाया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए कि जॉइंट सेशन जो होता है दोनों हाउसेस का, जॉइंट सेशन ऑफ बोथ हाउसेस, इसको प्रिसाइड कौन करता है, इसको हेड कौन करता है, लीड कौन करता है? तो जो आपके लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो क्या होते हैं? हेड होते हैं जॉइंट सेशन के। प्रेजेंट टाइम में कौन है लोकसभा के स्पीकर? तो वो हो जाएंगे ओम बिरला। हु अपॉइंट्स द फाइनेंस कमीशन? वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा। प्रेसिडेंट के द्वारा ही फाइनेंस कमीशन जो होता है उसका भी अपॉइंटमेंट किया जाता है। विच हाउस इज प्रिसाइडेड ओवर बाय अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ दैट हाउस? तो ये तो अभी हमने कवर किया था, राज्यसभा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाय हुम इज द प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड? प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो प्रधानमंत्री को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, नियुक्त करते हैं। अंडर हुम इज द रियल एग्जीक्यूटिव पावर इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? तो ये क्वेश्चन भी आपको अभी हमने पीछे कवर किया था कि जो हमारा यूनियन है, कैबिनेट गवर्नमेंट जो होती है हमारी, उसके हेड कौन होते हैं? तो हमने प्राइम मिनिस्टर कवर किया था वहां पे। लेकिन यहां पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि रियल जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है पार्लियामेंट्री सिस्टम की गवर्नमेंट में, वो किसके पास होती है? तो वो होती है हमारी प्राइम मिनिस्टर के पास। हु गिव्स एडवाइस ऑन लीगल मैटर्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो भारत सरकार को कानूनी विषयों पर जो परामर्श देता है वो कौन होगा? तो उसमें हमारा करेक्ट आंसर अटॉर्नी जनरल हो जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़े जो लॉ ऑफिसर होते हैं, कमिश्नर होते हैं, वो कौन होते हैं इंडिया के? वो होते हैं हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया।
टू हुम डज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, जो स्पीकर होता है, वो अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है या एड्रेस करता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। व्हाट इज द मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा? तो राज्यसभा की जो अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या होती है वो कितनी होती है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 250। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं राज्यसभा में? मेंबर्स हो सकते हैं 250। अभी हमने पीछे लोकसभा का भी कवर किया था, लोकसभा में कितने मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं? तो वो होते हैं 552। एटलीस्ट हाउ मेनी सेशंस ऑफ द लोकसभा आर कॉल्ड इन अ ईयर? तो एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाई जा सकते हैं? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। लोकसभा के एक सेशन के अंदर 2 सेशंस को हम बुला सकते हैं। द फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? तो भारत की जो संघीय शासन है, प्रणाली है, इसको किसके देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कनाडा। मतलब फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम है इंडिया का, वो हमने कौन सी कंट्री, जो हमारा कौन सा देश का कॉन्स्टिट्यूशन है जहां से हमने इंस्पायर किया, मतलब बोरो किया है, तो वो कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। इमरजेंसी प्रोविजन कैन द टर्म ऑफ अ स्टेट असेंबली बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी? तो आपातकाल, तो आपात उपबंध, आपातकाल में किस राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट। तो आप सबको पता है कि अगर कोई भी इमरजेंसी लगती है तो हमारा पार्लियामेंट का जो सेशन होता है उसका टाइम पीरियड बढ़ा सकते हैं हम, क्योंकि चर्चा जो है, जो देश से रिलेटेड फैसले हैं उनको लेने में अलग अलग चीजें हो जाती हैं, काफी सारी चीजों का प्रेशर आ जाता है, तो उस वजह से टाइम जो होता है वो लंबा किया जा सकता है, टाइम को इंक्रीज किया जा सकता है। ऑन हुज एडवाइस प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड इन द स्टेट? तो राज्य में राष्ट्रीय शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? तो आप सबको पता है कि स्टेट्स में भी क्या लगता है, हमारा स्टेट इमरजेंसी होती है, जिसको क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट रूल भी बोला जाता है। तो वो किसके एडवाइस पे लगता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गवर्नर। जो उस स्टेट के गवर्नर होंगे उनकी एडवाइस पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। फॉर वॉट मैक्सिमम पीरियड द प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड? तो राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 ईयर्स। 3 साल के लिए मैक्सिमम लगाया जा सकता है, लेकिन जो प्रेसिडेंट रूल लगता है वो सिर्फ आपका 6 महीने के 6 मंथ के लिए लगाया जाता है, फिर उसको दोबारा पास किया जाता है, बार बार पास करके उसको मैक्सिमम 6 टाइम पास किया जा सकता है, जो कि बैठेगा आपका टोटल 3 ईयर्स का। 3 ईयर्स के लिए मैक्सिमम प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। Who gets the recommendation made by the Finance Commission placed before the Parliament? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अंडर विच आर्टिकल द फाइनेंस कमीशन हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड इन इंडिया? तो भारत में वित्त आयोग का जो गठन है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो आर्टिकल 280 इस क्वेश्चन का करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। फाइनेंस कमीशन जो है ये एग्जाम में बहुत बार आपसे पूछा जाता है इसका आर्टिकल, तो ये आपको याद रखना है। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द फाइनेंस कमीशन? जो वित्त आयोग होता है उसका कार्यकाल कितने टाइम का होता है? तो वो होता है आपका 5 ईयर्स का। हु रेगुलेट्स द ग्रांट्स इन एड टू रेवेन्यू ऑफ द स्टेट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर फाइनेंस कमीशन ही हो जाएगा। हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर। आप सबको पता होगा कि जो नीति आयोग होती है इसने किसको रिप्लेस किया है? तो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है नीति आयोग ने। और जो नीति आयोग होती है उसके जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। चाहे जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वो आपके क्या हो जाएंगे? नीति आयोग के चेयरमैन बन जाएंगे। नीति आयोग जो रहेगा इसको स्टैब्लिश किया गया 1 जनवरी 2015 को, और 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या है, गवर्नमेंट चल रही है। तो इसलिए नीति आयोग के जो पहले चेयरमैन हैं या अभी जो प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन हैं वो कौन रहेंगे? वो रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमने आपको बता दिया प्लानिंग कमीशन को इसने रिप्लेस किया है। प्लानिंग कमीशन के अंडर ही हमारे क्या आते थे? 5 ईयर प्लान्स आते थे, जो कि टोटल कितने 12 5 ईयर प्लान्स हमारे आए हैं।
नरेंद्र मोदी चेयरमैन हो जाएंगे। अगर आपसे वाइस चेयरमैन पूछे जाएं तो वो सुमन बेरी रहेंगे। और प्रेजेंट टाइम की आपकी अपॉइंटमेंट रहेगी सीईओ की। सीईओ कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो BVR सुब्रमण्यम सीईओ हो जाएंगे नीति आयोग के। नीति आयोग कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंडर आता है आपका नीति आयोग। नीति आयोग का हेडक्वार्टर भी आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो न्यू दिल्ली जो जगह रहेगी, हमारी कैपिटल रहेगी, वहां पे आपको हेडक्वार्टर मिलेगा नीति आयोग का। व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो भारत के जो मुख्य निर्वाचक आयुक्त होते हैं उनका जो टर्म होता है वो कितने टाइम का होता है? तो इसमें 6 ईयर्स हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा और इनकी 65 ईयर्स की रिटायरमेंट एज होती है। बाय हुम इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया अपॉइंटेड? तो मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो वो रहेंगे हमारे प्रेसिडेंट। हु इज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन? तो राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? तो वो होते हैं आपके रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अंडर विच आर्टिकल द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज बीन मेड? तो संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो अमेंडमेंट कौन से आर्टिकल के अंडर होता है हमारा? तो आर्टिकल 368 के अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी अमेंडमेंट होते हैं वो आपके किए जाते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? तो किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान भी कहा जाता है? तो इसमें 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, जिसके अंडर क्या किया गया था? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, इन 3 वर्ड्स को प्रीएम्बल में ऐड किया गया था। और जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं, जो हमारी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, उनको भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही 1976 के थ्रू ही ऐड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली फॉर्म्ड? दिल्ली को जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला था उसको वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा मिला? तो इसमें हमारा 69th अमेंडमेंट एक्ट करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। When was the 9th शेड्यूल एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो भारतीय संविधान में जो 9वीं अनुसूची है उसको कब जोड़ा गया था? तो उसको जोड़ा गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 के थ्रू। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आपका पूछा जाता है। हमने जो पहला ही क्वेश्चन कवर किया था वो किया था कि स्टार्टिंग के टाइम पे, इनिशियल टाइम पे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स थे? तो वो थे 8th शेड्यूल। उसके बाद टोटल प्रेजेंट टाइम में 12 शेड्यूल्स हैं। जो पहला शेड्यूल ऐड किया गया था वो था 9th शेड्यूल, जो कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के थ्रू ऐड किया गया। द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? तो भारतीय संविधान में जो हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनको हमने कौन से देश से बोरो किया है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरलैंड के कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इंस्पायर्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का कॉन्सेप्ट। फ्रॉम विच कंट्री द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन? तो जो हमारा अमेंडमेंट का प्रोसेस है, जो हमारा आर्टिकल 368 के अंडर आता है, अभी हमने पीछे कवर किया था, ये हमने कौन सी कंट्री से बोरो किया है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका। द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? तो इंडिया जो है वो एक फेडरल सिस्टम फॉलो करता है। ये हमने कहां से बोरो किया है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कनाडा। मतलब शक्तिशाली जो केंद्र है उसके साथ भारत की जो संदात्मक व्यवस्था है उसको हमने कहां से लिया है? कनाडा से। फ्रॉम विच कंट्री इज द कॉन्करेंट लिस्ट इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टेकन? तो भारत के संविधान में जो हमारी समरवती सूची होती है, कॉन्करेंट लिस्ट है, 3 टाइप की लिस्ट होती है हमारी। एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होती है यूनियन लिस्ट और हमारी तीसरी होती है कॉन्करेंट लिस्ट। तो हमने कॉन्करेंट लिस्ट को कहां से लिया है? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये हमने डाला है हमारे ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। इन विच शेड्यूल द प्रोविजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट इन द इंडियन यूनियन हैज बीन मेड? तो भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट शेड्यूल के अंडर ही हमारा आता है। स्टेट्स हो गए, यूनियन हो गए, उनकी स्टेट्स का फॉर्मेशन हो गया, बाउंड्रीज चेंज हो गई, ये सब आपका स्टार्टिंग में ही आता है। बाय व्हाट नेम हैज आवर नेशन बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इंडिया और भारत 2 नाम रहेंगे इंडिया के, मतलब हमारे देश के 2 नाम हैं,
जो कहाँ पे मेंशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एक तो इंडिया नेम से जाना जाता है, इंडिया नेम से मेंशन है हमारा देश, और एक भारत नेम से कॉन्स्टिट्यूशन में। व्हेन वाज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है हमारी, उसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रेजेंट किया गया था। कब किया गया था, तो ये किया गया था 13 दिसंबर ऑफ 1946 में। बाय विच अमेंडमेंट वर द वर्ड सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी एंड सेक्युलर इंक्लूडेड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी हमने पीछे इस क्वेश्चन को कवर किया था कि 3 वर्ड्स को ऐड किया गया था, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में। और ये जो हमारा अमेंडमेंट रहेगा, इसको क्या बोला जाता है, मिनी अमेंडमेंट, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है इस अमेंडमेंट के थ्रू जो किया गया। तो कौन सा अमेंडमेंट रहेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, जिसको क्या बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके थ्रू सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी 3 वर्ड्स को प्रियम्बल में डाला गया। हु हैज द राइट टू इंक्लूड एनी स्टेट अंडर द इंडियन यूनियन। तो भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसके अंदर आता है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर, पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कि किसी भी राज्य को, किसी भी रीजन को, जो हमारी स्टेट है उसके अंडर हम ला सकते हैं। हु हैज द पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट। नए राज्य के गठन की शक्ति किसके पास है, तो ये भी किसके पास रहेगी, पार्लियामेंट के पास। कुछ भी स्टेट में ऑल्टरेशन करना है, कुछ भी एरिया चेंज करना है, एरिया बढ़ाना है, किसी स्टेट को हटाना है, डिवीजन करना है, नई स्टेट बनानी है, वो सब किसके अंडर आता है, पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है। टू हुम इज दी LM सिंघवी कमेटी रिलेटेड। तो LM सिंघवी जो समिति है ये किससे संबंधित है, तो ये हमारी पंचायती राज सिस्टम जो होता है, कौन से शेड्यूल में, 11वें शेड्यूल में आता है हमारा। तो इसमें हमारा क्या आता है, ये LM सिंघवी जो कमेटी है उससे रिलेटेड हो जाएगा। अंडर विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स हैव बीन प्रोवाइडेड टू द सिटीजन्स। तो यहाँ पे आपसे पार्ट पूछा जा रहा है, फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे, पीछे हमने फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट कवर किया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का भी कवर किया था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पार्ट 3 के अंडर आते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स हमारे आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक हो जाएंगे। फिर आता है हमारा आर्टिकल 18 इज रिलेटेड टू। अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है, तो ये हमारा हो जाएगा एंड फ्रॉम द एंड ऑफ टाइटल्स। तो टाइटल्स को खत्म करने का, एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स जो आता है हमारा, वो आता है आर्टिकल 18 में, और अबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी आता है हमारा आर्टिकल 17 में। देयर इज नो डायरेक्ट प्रोविजन ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बट इन विच आर्टिकल दिस फ्रीडम इज इंक्लूडेड। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस जो हमारी कौन से आर्टिकल के अंडर आती है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर आर्टिकल 19A हो जाएगा, जिसमें 6 राइट्स जो हैं वो इंडियन सिटीजन्स को मिलते हैं। अंडर हुम द पंचायत राज सिस्टम हैज बीन अरेंज्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर आते हैं हमारे पंचायती राज सिस्टम। इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ विच कंट्री फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो होती हैं हमारी, जो हमारे मौलिक कर्तव्य होते हैं, उनको कौन से देश से हमने इंक्लूड किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रशिया। हमने पीछे भी कवर किया था, जिसको पहले सोवियत यूनियन या फिर USSR के नाम से जाना जाता था। अंडर विच आर्टिकल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन आर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। तो संघ की जो कार्यपालिकीय शक्तियां होती हैं वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित होती हैं, तो वो हमारा हो जाएगा आर्टिकल 53। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार देखा भी जाता है। व्हेन कैन द प्रेसिडेंट डिसॉल्व द लोकसभा। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन कैबिनेट। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं, जो कैबिनेट होता है, उसके रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। इफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिकेम वेकेंट एंड देयर इज नो वाइस प्रेसिडेंट, देन हु विल बी द एक्टिंग प्रेसिडेंट। तो आप सबको पता है कि अगर प्रेसिडेंट का जो ऑफिस होता है अगर वो खाली होता है, तो जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो प्रेसिडेंट के पद को संभालते हैं। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली है और वाइस प्रेसिडेंट भी प्रेजेंट नहीं है, तो एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कौन प्रेसिडेंट के पद को संभालेगा, तो वो हमारे हो जाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट।
आफ्टर विच प्रोसेस अ बिल विच इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट बिकम एन एक्ट। तो कौन सा प्रोसेस होता है जिसके बाद जो कोई भी बिल हमारे पार्लियामेंट में मतलब लोकसभा या राज्यसभा में प्रेजेंट किया गया है वो एक एक्ट बन जाता है। तो जब उस पर किसके साइन हो जाते हैं, जब उस पर प्रेसिडेंट के साइन हो जाते हैं। Who all are included in the electoral college of the vice president of India। भारत के जो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल है उसमें कौन कौन सम्मिलित है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, ऑल द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, और क्या रहेगा ऑल द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनके इलेक्शन में कौन कौन पार्ट लेता है, तो जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं दोनों हाउसेज के, और जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं दोनों हाउसेज के। फॉर हाउ मेनी मंथ अ पर्सन कैन रिमेन अ यूनियन मिनिस्टर इफ ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो अगर कोई व्यक्ति मेंबर नहीं है पार्लियामेंट का तो वो कितने टाइम तक के लिए, मैक्सिमम कितने टाइम तक के लिए यूनियन मिनिस्टर रह सकता है, तो वो हमारा हो जाएगा 6 मंथ के लिए। टू whom इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रेस्पॉन्सिबल। तो मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट के प्रति। हु वॉज द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के जो प्रथम महान्यायवादी थे वो कौन थे, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर MC सेटलवर्ड हो जाएगा, जो कि इंडिया के क्या थे, सबसे पहले लॉ ऑफिसर, सबसे बड़े जो लॉ ऑफिसर होते हैं मतलब अटॉर्नी जनरल थे। हुज लीगल एडवाइजर इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत का जो महान्यायवादी होता है वो किसका विधि सलाहकार होता है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। According to Article 76(4), the Attorney General will hold office during the pleasure of। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर प्रेसिडेंट हो जाएगा। प्रेसिडेंट जो होते हैं उनके प्लेजर पे जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वो ऑफिस को संभालते हैं। By whom has the post of Comptroller and Auditor General of India, जिसको कैग भी बोला जाता है, ऑफ इंडिया हैज बीन क्रिएटेड। तो जो कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल मतलब जो कैग का ऑफिस होता है, जो कैग आपका लाया गया है, पोस्ट जो रहेगी, इसको किसके अंडर क्रिएट किया गया है, तो ये हमारा रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत के जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो कितने टाइम का होता है, तो वो होता है हमारा 6 ईयर्स के लिए। 6 ईयर के लिए कैग ऑफिसर को चुना जाता है। तो ये टोटल 100 क्वेश्चंस थे हमारे पॉलिटी से रिलेटेड। सेट 1 रहेगा, आगे आपको और भी सेट मिलने वाले हैं पॉलिटी के क्वेश्चंस के। यहाँ पे हमारे 2 क्विज के क्वेश्चंस रहेंगे जिनका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो जो हमारा पहला टेस्ट का क्वेश्चन है वो रहेगा हु इज द हेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है। तो गिवन ऑप्शंस में से जो भी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आप उसको जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है टेस्ट का वो देख लेते हैं। हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। तो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। तो गिवन ऑप्शंस में से जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आप उसको भी जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको ई बुक बाय करनी हो तो हमारी वेबसाइट रहेगी ravibookspdf.com के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कराया गया है। आप उसको जरूर एक बार चेकआउट कर लें। धन्यवाद।